Good morning, student, and my dear friends. Today is 20th of March 2023, Monday. Before starting the discussion, if you want lecture PDF, you can join me on Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. Recommended play speed for this video is 1.25 n. Thought of the day is believe in yourself. Stay in your own lane. There is only one you. और आज के मिंट पेपर की अप्रॉक्सीमेटली 7 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं जो कि फ्रंट पेज पर दी हुई हैं और बिजनेस स्टैंडर्ड की अप्रॉक्सीमेटली 11 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं और आज के न्यूज़ एनालिसिस में हम 10 न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे। तो देख लेते हैं आज का पहला आर्टिकल जो कि मिंट के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है। सपूरजी पुलंजी नियर मेजर रिवैम्प। तो इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट जिसको हम सपूरजी ग्रुप के नाम से भी जानते हैं, एसपी ग्रुप के नाम से भी जानते हैं, सपूरजी पुलन ग्रुप के नाम से भी जानते हैं। तो एसपी ग्रुप जो है वो मेजर कॉरपोरेट रीस्ट्रक्चरिंग के लिए, री इंजीनियरिंग के लिए एंटर कर रहा है। तो बेसिकली एसपी ग्रुप का बहुत डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। डिफरेंट सेगमेंट में अगर हम देखें, रियल स्टेट में इनका बिजनेस है, कंस्ट्रक्शन में इनका बिजनेस है, ऑयल एंड गैस में इनका बिजनेस है। और डाइवर्सिफाइड बिजनेस को एक ही ग्रुप जो है वो होल्ड करता है। बोल सकते हैं डाइवर्सिफाइड जो कंपनीज हैं जिनको हम एसबीयूज भी बोलते हैं, स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट्स भी बोलते हैं, इनको एक जो एसपी ग्रुप है वो मैनेज करता है। तो यही जो एसपी ग्रुप है, एसपी कॉन्ग्लोमरेट है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होने वाला है। तो एक मेजर कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग के लिए ये बिजनेस ग्रुप जा रहा है। एंड एज अ पार्ट ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन दिस एसपी ग्रुप और SP Co Private Limited will cease to operate as holding and operating entity for group companies. तो बेसिकली इसको 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाएगा और दोनों ही ग्रुप सेपरेटली जो इन दो ब्रदर्स हैं वो मैनेज करेंगे। यानी सपूर जी के जो चिल्ड्रन हैं और जो साइरस मिस्ट्री के चिल्ड्रन हैं वो सेपरेटली इन दोनों ही ग्रुप को मैनेज करेंगे। और जो डिवीजन होगा वो 2 कंपनीज के जो नाम है वो ये होंगे, SP Finance Private Limited एंड SC Finance प्राइवेट लिमिटेड। और दोनों ही जो कंपनीज हैं वो या दोनों ही जो ग्रुप्स हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 47.69% का स्टेक जो है वो होल्ड करेंगे SP को प्राइवेट लिमिटेड में, एज पर द पीपल अवेयर अबाउट दिस मैटर। और दोनों ही ग्रुप का एक एडवाइजरी बोर्ड होगा जो कि फैमिली मेम्बर्स मिलकर बनाएंगे और उसमें जो उनके चिल्ड्रन हैं, सन हैं, कई सारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो इन्वॉल्व होंगे इन ऑर्डर टू टेक केयर ऑफ दीज 2 ग्रुप्स। सो बेसिकली दिस इज़ अ फ्रेश स्टार्ट फॉर SP ग्रुप। और इसके बाद से इस रीऑर्गेनाइजेशन रीस्ट्रक्चरिंग के बाद से जो ये नाम है सपूरजी पुलंजी को प्राइवेट लिमिटेड, ये सीज्ड हो जाएगा। सो दिस इज द करंट स्टेक होल्डिंग स्ट्रक्चर और स्टेक होल्डिंग पैटर्न ऑफ सपूरजी पुलंजी कंपनी। हम देख सकते हैं स्टर्लिंग इन्वेस्टमेंट, सपूरजी मिस्ट्री, साइरस इन्वेस्टमेंट, SC फाइनेंस और SP फाइनेंस, ये इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगा जो नई ऑपरेटिंग कंपनीज हैं उनका। दिस इज द डेड अमाउंट, दिस इज द amount paid during the year and this is the amount left at the beginning of 2023. So this is the new structure for S&P Group. Let us see how SP work actually under this new reorganization system. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 that is given on page number 1 of Mint paper. Amazon seeks to buy MX Player in bid to boost reach. तो Amazon.com INC जो है वो MX प्लेयर को एक्वायर करने जा रही है और इसके लिए वो एडवांस टॉक में है उस पर्टिकुलर कंपनी के साथ जो कि MX प्लेयर को होल्ड करती है। कौन सी कंपनी ओन करती है MX प्लेयर को? टाइम इंटरनेट। तो टाइम इंटरनेट के साथ अमेजॉन जो है वो एडवांस टॉक या एडवांस नेगोशिएशन की स्टेज में, और ऐसा कहा जा रहा है कि अगर सब चीज़ें ठीक रही तो बहुत जल्दी ही ये जो डील है वो फाइनलाइज हो जाएगी। तो US ई-कॉमर्स जियान जो है वो MX प्लेयर को एक्वायर करने जा रही है एज नाउ। उसके लिए उसने एक बड़ी अकाउंटिंग फर्म को हायर भी किया है इस डील को सेटल करने के लिए। और ऐसा कहा जा रहा है कोई बड़ा इशू इन्वॉल्व नहीं होता है तो 30 से 40 दिन के अंदर ये जो डील है वो फाइनलाइज हो जाएगी, या नेगोशिएशन जो है फाइनलाइज हो जाएगी। प्रॉपरली 2 महीनों के अंदर जो ये डील है वो एग्जीक्यूट भी हो सकती है। और अगर वैल्यूएशन की बात करें तो जो टाइम्स इंटरनेट है वो अप्रॉक्सीमेटली $100 मिलियन का वैल्यूएशन कर रहा था MX प्लेयर के लिए। Amazon ने कहा अप्रॉक्सीमेटली $60 मिलियन इज़ ओके। और जो लाइकली वैल्यूएशन ऐसा कहा जा रहा है कि जो डील अप्रॉक्सीमेटली 600 से 900 करोड़ के बीच में फाइनलाइज हो जाएगी। अप्रॉक्सीमेटली $90 to $80 मिलियन में ये डील फाइनलाइज होने के चांसेस हैं। हालांकि दोनों ही साइड से अभी कोई भी इस पर्टिकुलर
न्यूज़ को, इवेंट को लेकर के कोई भी प्रेस रिलीज या ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज नहीं किया गया है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज ऑल्सो गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ मिंट पेपर। महा गवर्नमेंट टू बाई आइकॉनिक AI बिल्डिंग फॉर ₹1,600 करोड़। तो एयर इंडिया के जो कुछ असेट्स हैं उनका ऑक्शन हो रहा है और उस ऑक्शन के तहत जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक आइकॉनिक एयर इंडिया की बिल्डिंग है जो कि नरीमन पॉइंट में है मुंबई के, उस बिल्डिंग को महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट एक्वायर करने जा रही है। अप्रॉक्सीमेटली 1,600 करोड़ का ऑफर दिया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। तो फिलहाल के लिए AI की एयर इंडिया के जो भी ऐसे एसेट्स हैं जो कि यूज़फुल नहीं, उनका ऑक्शन किया जा रहा है, उनको मोनेटाइज किया जा रहा है। रिसेंटली महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो ऑक्शन था, जो अमाउंट था, उस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था, पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने न्यू ऑफर दिया है, फ्रेश ऑफर दिया है 1,600 करोड़ का। और ऐसा कहा जा रहा है कि स्टेट ओन जो AI असेट होल्डिंग कंपनी है उसने ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट का ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है और विद इन 1 मंथ और 2 मंथ ये जो सेल है ये क्लियर हो जाएगी। हालांकि इसके लिए जो फाइनल अप्रूवल है वो मिनिस्ट्रियल ग्रुप से आएगा, जिसमें यूनियन होम एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर अमित शाह हेड है। तो इसके अप्रूवल के बाद ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो नया ऑफर है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, इसको डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट और पब्लिक एसेट मैनेजमेंट जो है वो असेस कर रहा है, एनालाइज कर रहा है। अभी फिलहाल के लिए कंपनी ने, जो AI एसेट होल्डिंग कंपनी है, उसने यह ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है। इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के बाद ये अप्रूवल के लिए जाएगा मिनिस्ट्रियल ग्रुप के पास। वहाँ से अप्रूवल अगर मिल जाता है तो प्रोबेबली ये जो डील है वो फाइनलाइज हो जाएगी। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 4 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। ISMA टू पेनलाइज बट लेट EU बैंक्स डील विद इंडियन CCPs। ISMA के बारे में हम लोग बहुत टाइम से डिस्कस कर रहे हैं, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, जानते भी हैं। बेसिकली ये रेगुलेटरी अथॉरिटी है किसकी? यूरोपियन यूनियन की, जिसका फुल फॉर्म होता है द यूरोपियन सिक्योरिटी एंड मार्केट अथॉरिटी, जिसको शॉर्ट में हम ISMA भी बोलते हैं। हमने इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को किस कंटेक्स्ट में पढ़ा है? हमने पढ़ा है इसके रीसेंट ऑडिटिंग इशू को लेकर के, जहाँ पर इसने इंडिया के बहुत सारे क्लियरिंग हाउसेस को रिकॉग्नाइज कर दिया था। और इसी के डिसीजन के बाद से बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी यही डिसीजन लिया था और इसके बाद से कई सारे जो यूरोपियन बैंक इंडिया में ऑपरेट कर रहे थे उनको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े थे। और जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे, रेगुलेशंस लगाए थे डी रिकॉग्निशन के बाद से ISMA ने, वो 1 मई से, यानी 1 मई 23 से इम्प्लीमेंट होने वाले थे, इन्फोर्समेंट में आने वाले थे। उसी को लेकर के जितने भी यूरोपियन बैंक्स थे जो कि इंडिया में ऑपरेट कर रहे थे, उन्होंने पहले RBI से रिक्वेस्ट करी, फिर उन्होंने पार्लियामेंट में ये इशू उठा EU के, इसके बाद उन्होंने फिर सीधे ISMA से रिक्वेस्ट करी। तो ISMA ने फिलहाल के लिए ऐसे यूरोपियन बैंक जो कि इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं, जिनके इंडिया में सिग्निफिकेंस प्रेजेंस है, उन यूरोपियन बैंक को इंडिया में उनके इंडियन सेंट्रल काउंटर पार्टी CCPI से बिजनेस करना अलाउ कर दिया है, provided that they need to pay the penal capital charges। तो penal capital charge impose कर रही है ISMA उन सारे यूरोपियन बैंक से जो कि इंडियन सेंट्रल काउंटर पार्टी से बिजनेस करेंगे, बैंकिंग करेंगे इंडिया में, आफ्टर दिस इम्पोजिशन ऑफ डी रिकॉग्निशन और इन्फोर्समेंट ऑफ डी रिकॉग्निशन सिंस 1 मई 2023। तो सीधे सीधे ISMA ने बोला है, यूरोपियन सिक्योरिटीज़ एंड मार्केट अथॉरिटी ने बोला है कि आप चाहें तो बिजनेस कर सकते हैं इंडिया से, इंडियन बैंकिंग सिस्टम में आप काम कर सकते हैं, जो क्लियरिंग हाउसेस हैं उनके साथ भी बिजनेस कर सकते हैं, बस आपको पीनल कैपिटल चार्जेस पेनाल्टी पे करनी पड़ेगी फॉर डूइंग बिजनेस विद नॉन रिकॉग्नाइज्ड इंडियन CCPs, जिसमें 6 एंटिटीज़ को डी रिकॉग्नाइज किया था ISMA ने। तो पीनलाइज तो किया है, अलाउ भी कर दिया है बिजनेस करने के लिए। और इसी लाइन में जर्मनी के जो फाइनेंशियल रेगुलेटर हैं बाफिन और फ्रांस के AMF, उन्होंने भी सेपरेट स्टेटमेंट इशू किया है अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कि 18 महीने यानी टिल अक्टूबर 31, 2024 उन्होंने 18 महीने का टाइमलाइन दिया है कि वो 18 महीने के अंदर अपने जितने भी मेंबरशिप है विद देयर इंडियन CCPs उसको टर्मिनेट कर दें, अदरवाइज उन पर ऑथराइज्ड एक्शन लिया जाएगा। तो जर्मनी ने और फ्रांस ने भी अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बोला है कि ऑथराइज क्लियरिंग मेंबर्स के साथ ही केवल डील करें अगर वो आगे 18 अक्टूबर, ये इस पर्टिकुलर 31 अक्टूबर 2024 के बाद से जो नॉन रिकॉग्नाइज्ड इंडियन CCPs हैं, अगर उनके साथ बिजनेस करते हैं तो उनके अगेंस्ट पीनल एक्शन लिया जाएगा। सो दिस इज द इशू। Penal capital charges has been imposed by ISMA, but at least they are allowed to work with their Indian counterparts at least October 2024। तो जो 6 इंडियन CCPs हैं
अब उनको फ़िलहाल के लिए सफिशेंट टाइम मिल गया है कि वो देखें कि किस तरीके से उनको अपना डे रिकॉग्निशन का इशू हैंडल करना है। हालांकि आरबीआई का स्टैंड बहुत क्लियर है। आरबीआई ने पहले भी मना किया था और अभी भी आरबीआई का स्टैंड है कि किसी भी फॉरेन बॉडी को इंडियन कंपनी को ऑडिटिंग या इंस्पेक्शन करने की परमिशन नहीं दी जाएगी बिकॉज दिस इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंटिटीज आर स्ट्रेटेजिक इन नेचर। कौन कौन से यूरोपियन बैंक्स हैं जो कि इंडिया में हैं? HSBC, BNP, क्रेडिट स्विस, सोसाइटी जनरल, all these are the active players in India. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 5 that is given on page number 4 of Business Standard. Parekh panel proposes on gas pricing likely to get government no. तो जो कीर्ति पारेख पैनल कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, किस लिए कॉन्स्टिट्यूट किया गया था? इंडिया में गैस प्राइसिंग को लेकर के। तो गैस प्राइसिंग का क्या सिस्टम रखा जाए? जो पहले से प्रिवेलिंग सिस्टम है वो प्राइसिंग सिस्टम रखा जाए या प्राइसिंग सिस्टम को मॉडिफाई किया जाए एज पर द करंट सिचुएशन? तो उसी को लेकर के कीर्ति पारेख कमेटी ने नवंबर 2022 में अपनी रिपोर्ट सबमिट करी थी जिसमें कई सारी रिकमेंडेशन दी थी। फिलहाल के लिए मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने जो कीर्ति पारेख कमेटी की मेन रिकमेंडेशन थी वो एक्सेप्ट कर ली है नेचुरल गैस प्राइसिंग को लेकर के। तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने जो रिकमेंडेशंस एक्सेप्ट करी हैं उसको फाइनल अप्रूवल के लिए कैबिनेट के पास भेजा जाएगा विद इन फ्यू डेज एंड दिस मूव इज एक्सपेक्टेड टू इम्पैक्ट द एनर्जी सेक्टर विग्रसली सिग्निफिकेंटली। क्योंकि नए प्राइसिंग मैकेनिज्म के साथ ऐसा कहा जा रहा है कि जो नेचुरल गैस है उसके जो प्राइस हैं वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कमेटी ने रिकमेंड किया था कि इंडिया में जो गैस प्राइसिंग को लेकर के सिस्टम है दैट शुड बी फ्री एंड मार्केट डिटरमाइंड प्राइसिंग प्रैक्टिस शुड बी फॉलोड। तो नेचुरल गैस के लिए गवर्नमेंट रेगुलेटेड नहीं, गवर्नमेंट इंटरवेन नहीं, फ्री और मार्केट डिटरमाइंड प्राइसिंग सिस्टम होना चाहिए। और ऐसा कहा जा रहा है कि जैसे ही मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने ये रिकमेंडेशन एक्सेप्ट करी है तो बहुत जल्दी इंडिया में गैस प्राइसिंग के लिए फ्री और मार्केट डिटरमाइंड प्राइसिंग सिस्टम होगी। क्या होता है मार्केट डिटरमाइंड और फ्री प्राइसिंग सिस्टम? बेसिकली गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होता, गवर्नमेंट किसी भी तरह की सब्सिडी नहीं पे करती। डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर जो गैस के प्राइजेस हैं या कमोडिटी के प्राइजेस हैं वो फ्लक्चुएट करते हैं। अगर डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है तो डेफिनेटली प्राइस इंक्रीज करेंगे, नॉर्मल और सिंपल रूल ऑफ इकोनॉमिक्स। और अगर सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है तो प्राइस जो है वो डिक्रीज करेंगे। तो इसको मार्केट डिटरमाइंड प्राइसिंग बोलते हैं। तो कीर्ति पारेख पैनल ने मार्केट डिटरमाइंड प्राइसिंग सिस्टम को सपोर्ट किया। उनके अपने रिकमेंडेशन में बोला है कि जो नेचुरल गैस एक्सट्रैक्ट होती हैं लीगेसी फील्ड से उन पर जो प्राइसिंग कैप गवर्नमेंट ने लगा रखी है कंपनीज पर, उस प्राइसिंग कैप को रिमूव कर दिया जाएगा। और जनवरी, ऐसा कहा जा रहा है कि जनवरी 2027 के बाद से ये प्राइसिंग कैप हटा दी जाएगी और मार्केट डिटरमिन्ड जो सिस्टम है, प्राइसिंग सिस्टम है, वो एप्लीकेबल होगा। तो प्योरली मार्केट डिटरमाइंड नेचुरल गैस प्राइसिंग सिस्टम इन अपकमिंग नेक्स्ट 4 ईयर। जो सीलिंग प्राइस है अप्रॉक्सीमेटली $6.5 मेट्रिक मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट MMBTU और जो फ्लोट प्राइस है अप्रॉक्सीमेटली $4 पर MMBTU फॉर डोमेस्टिक नेचुरल गैस प्राइसेस वो आगे जा कर के 4 सालों तक एप्लीकेबल होगा। तो ये जो फ्लोर प्राइस है और जो सीलिंग प्राइस है फिलहाल के लिए आगे 4 सालों तक एक्सेप्टेड है, इसमें कोई भी चेंज नहीं किया जाएगा। बट आगे 2027 के बाद से जो सिस्टम है वो मार्केट डिटरमिन्ड हो जाएगा। सो दीज आर द प्रपोज्ड रूल एक्सेप्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम। मार्केट लिंक्ड नेचुरल गैस प्राइसेस बाय जनवरी 2024। जितने भी लीगेसी और ओल्ड फील्ड हैं उनसे जो भी गैस प्रोडक्शन होगा उसके लिए सीलिंग प्राइस और फ्लोर प्राइस जो हैं वो भी फिक्स कर दिए गए हैं अप्रॉक्सीमेटली $4 और $6.50 MMBTU फॉर डोमेस्टिक गैस। इंक्रीज करने के लिए जो भी प्राइस दिया गया वो अप्रॉक्सीमेटली $0.5 एवरी ईयर। तो एवरी ईयर इससे ज़्यादा इंक्रीज नहीं किया जा सकता है। डोमेस्टिक गैस प्राइस एट 10% ऑफ क्रूड ऑयल प्राइस। नो चेंज इन गैस प्रोड्यूस फ्रॉम न्यू एंड डिफरेंट और डिफिकल्ट फील्ड। तो दीज आर द रिकमेंडेशंस एक्सेप्टेड बाय पेट्रोलियम मिनिस्टर। ऐसा कहा जा रहा है कि इसकी पर्टिकुलर एक्सेप्टेंस के बाद डेफिनेटली इंडिया में जो गैस प्राइस हैं वो और ज़्यादा इंक्रीज होंगे। आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 6 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड की इंटरेस्ट रेट सजेस्ट RBI मे गो स्लो ऑन टाइटनिंग। तो यूएस बैंकिंग सिस्टम या यूएस बैंकिंग सेक्टर के में जो क्राइसिस आई है 4 बैंक्स और एक बैंक के कोलैप्स के बाद से, उसका इम्पैक्ट हमें इंडिया के जो डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट मैट्रिक है उस पर देखने को मिल रहा है। नॉक ऑन इफेक्ट है कि डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट मैट्रिक पर, और ऐसा कहा जा रहा है कि
इन सब के बाद हो सकता है जो आरबीआई का अप्रोच है मॉनेटरी पॉलिसी को मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग को लेकर के, वो थोड़ा सा लेस एग्रेसिव हो जाए। इट मीन्स जो आरबीआई कंटिन्यूअसली पॉलिसी रेपो रेट में इंक्रीज कर रहा था और सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर रहा था, हो सकता है आगे आने वाली एमपीसी में उतना एग्रेसिव इंक्रीज देखने को ना मिले, क्योंकि जिस तरीके से इंडियन फाइनेंशियल मार्केट, शेयर मार्केट रिएक्ट कर रही है, जिस तरीके से जो कि इंटरेस्ट रेट हैं वो फ्लोट कर रहे हैं, उसकी वजह से ये एनालिस्ट का मानना है कि प्रॉबेबली आगे आने वाले टाइम में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेस एग्रेसिव मॉनेटरी पॉलिसी अप्रोच अडॉप्ट कर सकती है। सो ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप रेट जो है, विच आर प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट्स फॉर हेजिंग द इंटरेस्ट रेट रिस्क इन इंडिया, हैव प्लम्ड अराउंड 34 BPS पॉइंट सिंस March 9। और इसके अलावा अगर हम और बॉन्ड रेट्स की बात करें यील्ड की बात करें, तो वो सब भी फॉल कर रहा है। ऐसा कहा जा रहा है जब OIS रेट फॉल करता है तो मार्केट पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो ईजियर फाइनेंशियल कंडीशन एक्सपेक्ट करते हैं, एंटिसिपेट करते हैं, या उन्हें लगता है कि प्रॉबेबली जो रेगुलेटर्स हैं वो थोड़ा सा लिबरलाइज्ड अप्रोच अडॉप्ट करेंगे। और राइज इन स्वैप रेट टिपिकली पॉइंट्स टूवर्ड्स द हायर फाइनेंशियल कंडीशंस एंड रेट हाइक। तो अभी रिसेंटली जो OIS है, ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप, उसके रेट्स गिरे हैं March 9 से। तो ऐसा कहा जा रहा है अगर रेट्स गिर रहे हैं, रेट्स डिक्रीज हो रहे हैं, तो डेफिनेटली देयर विल बी ईजियर फाइनेंशियल मार्केट, जो कि जनरली एंटिसिपेट कहता है। इट्स बेसिक रूल ऑफ थंब कि अगर OIS जो है वो इंक्रीज हो रहा है, that typically points towards the higher financial conditions or rate hike। और अगर OS rate fall कर रहा है, so market participant anticipate the easier financial conditions and less rate hikes। I'm not saying that rate decline, but less aggressive rate hike। और recently OIS में हमें decline देखने को मिला है। और इसी तरीके से अदर जो मार्केट इंडिकेटर्स हैं कि इंटरेस्ट रेट हैं वो भी इंडिकेट कर रहे हैं कि प्रॉबेबली इस बार जो RBI है वो लेस एग्रेसिव अप्रोच अडॉप्ट कर सकती है फॉर मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग। व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग? मार्केट से मनी सप्लाई को रिमूव करना। क्यों रिमूव करना? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। कैसे रिमूव करती है? डेफिनेटली इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है, लोग कम लोन लेते हैं, मार्केट में मनी सप्लाई ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाता है। सो दिस इज अ रिपल इफेक्ट। हम देख सकते हैं 1 year स्वैप, 5 year स्वैप, US 10 year बॉन्ड डील, RBI रेपो रेट। तुम देख सकते हैं क्लियर इनमें क्या रिलेशनशिप है। यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट। बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज में जाने की जरूरत नहीं है। आप देख लेते हैं सम शॉर्ट न्यूज़ आर्टिकल्स फ्रॉम बिजनेस स्टैंडर्ड। अडानी सस्पेंड वर्क ऑन ₹35K करोड़ पेटकैम प्रोजेक्ट। तो हिंडनबर्ग फॉलआउट के बाद से अडानी ग्रुप ने अप्रॉक्सीमेटली 34,000 करोड़ का जो पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट था मुंद्रा में, गुजरात में, फिलहाल के लिए उसको सस्पेंड कर दिया है। और रीज़न क्या दिया है अडानी ग्रुप ने? अडानी ग्रुप ने बोला फिलहाल के लिए अडानी ग्रुप जो है वो जो इन्वेस्टर्स हैं उनके कंसर्न को एड्रेस करना चाह रहा है, इसलिए जो असेट कंसोलिडेशन या हम बोल सकते हैं रिसोर्स कंसोलिडेशन करना चाह रहा है। इसलिए तो जो भी अभी फिलहाल के लिए प्लान्ड प्रोजेक्ट हैं उनको होल्ड पर रखा जा रहा है फॉर कंसोलिडेशन। तो कंसोलिडेशन, रिसोर्स कंसोलिडेशन, एसेट कंसोलिडेशन की वजह से फिलहाल के लिए ये जो पेटकैम का जो प्रोजेक्ट है ये होल्ड पर हो गया है। असेट और रिसोर्स कंसोलिडेशन मीन्स फिलहाल के लिए जो इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं या मतलब जो इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं, जो इम्पॉर्टेंट बिजनेस हैं अडानी ग्रुप करियर है, जिसको हम बोल सकते हैं SBUs हैं, उन पर फोकस करना है, जिससे कि जो वैल्यूएशन के इश्यूज आ रहे हैं किस पर, अडानी ग्रुप पर, उसको टैकल किया जा सके। तो जो एडिशनल जो प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं, जो प्लान प्रोजेक्ट हैं जो अभी एग्जीक्यूट नहीं हुए हैं फिलहाल, उनको होल्ड पर किया जा रहा है बिकॉज ऑफ दिस फॉल आउट। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। सेंटर सिविल सोसाइटी कंटिन्यू टू स्पर ओवर मैनुअल अटेंडेंस फॉर मनरेगा। तो फिलहाल के लिए जो ये न्यूज़ है ये मनरेगा में पेमेंट सिस्टम और अटेंडेंस सिस्टम को लेकर के रिसेंटली पार्लियामेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किए बहुत सारे इश्यूज़ मनरेगा को लेकर के, स्पेशली पेमेंट और अटेंडेंस को लेकर के, जहाँ पर गवर्नमेंट ने बोला कि आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम जो है, जिसको ABPS शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, उसके थ्रू मनरेगा के जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो मनरेगा के जो श्रमिक हैं, उनको पेमेंट करी जाए। इसके अलावा कंपलसरी अटेंडेंस कर दी है वर्कर्स की थ्रू मोबाइल एप्लीकेशन, नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम NMMS भी बोलते हैं। तो ABPS और NMMS को लेकर के गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में कुछ क्लैरिफिकेशन दिए, कुछ जो क्वेश्चंस आ रहे थे कई सारे सिविल सोसाइटीज़ के, एक्टिविस्ट के, उसको लेकर गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा क्लैरिफिकेशन दिया। और गवर्नमेंट बोला कि इट इज़ मैंडेटरी फॉर नाउ फॉर
मनरेगा वर्कर्स टू गेट पेमेंट थ्रू दिस पर्टिकुलर पोर्टल और अटेंडेंस टू दिस मोबाइल एप्लीकेशन। इसी को लेकर के जो सेंट्रल और सिविल सोसाइटीज़ हैं वो आमने सामने खड़ी। सिविल सोसाइटी का ये कहना है कि जो मैनुअल अटेंडेंस अप्रूव होती है डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स के थ्रू, वो और जो अभी नया सिस्टम है दोनों में और ज़मीन आसमान का अंतर है। द न्यू सिस्टम इज इटसेल्फ प्रॉब्लमैटिक एंड कम्बर्सम फॉर मैनी, क्योंकि अगर हम मैनुअल अटेंडेंस की बात करें तो मैनुअल अटेंडेंस भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। उसके बाद आप ये मोबाइल एप्लीकेशन बेस्ड जो अटेंडेंस ला रहे हैं ये और ज़्यादा चैलेंजिंग होगी। अटेंडेंस को लेकर के हमेशा से सिविल सोसाइटीज़ जो थी अपोजिशन में रही थी। उनका ये कहना था कि जो मैनुअल अटेंडेंस है जिसको डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स अप्रूव करते हैं इसमें बहुत सारे फ्लॉज हो सकते हैं, बहुत सारी इरेगुलरिटीज़ हो सकती हैं। इसी को लेकर के सिविल सोसाइटीज़ का ये कहना है कि जब मैनुअल अटेंडेंस इतनी प्रॉब्लमेटिक है, इतनी कम्बरसम है, तो आप किस तरीके से ये मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम के थ्रू अटेंडेंस लेंगे। तो इसको लेकर के सिविल सोसाइटीज ने वो गवर्नमेंट पर प्रेशर डालने की जो अटेंडेंस का सिस्टम है फिलहाल के लिए उसको गवर्नमेंट रिलैक्स करे। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ABPS और NMMS के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। अर्बन इंफ्रा प्रिंसिपल्स ऑन कार्ड इन जुलाई G20 मीटिंग। तो ग्रुप ऑफ G20 जो कि इस बार इंडिया जिसकी प्रेसिडेंसी हेल्ड कर रहा है इज वर्किंग टू इनिशियलाइज द प्रायोरिटी प्रिंसिपल्स ऑफ फाइनेंसिंग सस्टेनेबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो इस बार का जो प्रिंसिपल होगा, जो इस बार के जो इश्यूज होंगे उसमें अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, स्पेशली सस्टेनेबल अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो होगा वो एक की इशू के फॉर्म में डिस्कस किया जाएगा। तो प्रायोरिटी प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंसिंग सस्टेनेबल अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी और एक्सपेक्टेड टू बी इंडोर्स्ड बाय ब्लॉक फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंटर बैंक गवर्नर्स व्हेन दे मीट इन गांधीनगर अर्लियर दिस जुलाई। और ऐसा कहा जा रहा है कि अगर ये अप्रूव हो जाता है तो ये प्रायोरिटी प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंसिंग सिटीज ऑफ टुमारो कुड बी द फर्स्ट पॉलिसी स्टेटमेंट टू बी इंडोर्स्ड बाय G20 लीडर्स डेफिनेटली एंड दिस प्रिंसिपल विल बी नॉन बाइंडिंग। तो जो भी ये सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करने के लिए जो सस्टेनेबल अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रिंसिपल होंगे डेफिनेटली ये कंट्रीज़ पर G20 कंट्रीज़ पर बाइंडिंग नहीं होंगे, but definitely these principles will focus on the element of sustainability, energy transition and urban infrastructure development. अब देख लेते हैं नेक्स्ट। HDFC Twins merger, RBI take calls on relaxation closer to date. Reserve Bank of India is likely to take a call on the relaxation sought by HDFC Bank. HDFC बैंक ने मर्जर के केस में RBI से कुछ रिलैक्सेशन मांगा था और ऐसा कहा जा रहा है कि जो मर्जर की डेट जैसे जैसे क्लोज आ रही है प्रोबेबली हो सकता है RBI वो रिलैक्सेशन HDFC ट्विंस को प्रोवाइड करते। तो HDFC बैंक जो है वो मर्जर के लिए जा रहा था। हमने पहले भी इस न्यूज़ को कई बार कवर किया कि HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड जो है वो मर्ज हो रहे हैं और इसमें जो भी टेक्निकलिटीज़ थी, जो भी इश्यूज थी उसको लेकर के HDFC ग्रुप जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रिलैक्सेशन मांग रहा था। तो 15 से 18 महीनों में ये मर्जर कंप्लीट होना था। HDFC एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है। इट डज नॉट हैव एनी CR और SLR एंड प्रायोरिटी सेक्टर ऑब्लिगेशन जस्ट लाइक बैंक्स। और इसी के केस में बैंकिंग के केस में कई सारे जो CRR और SLR और कई सारे अदर ऑब्लिगेशंस होते हैं, उसी के रिलैक्सेशन के लिए ही HDFC ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कहा था, क्योंकि ये फिलहाल के लिए ये कोई बैंकिंग एंटिटी नहीं है। तो जब कोई बैंकिंग एंटिटी नहीं है तो उसमें कोई CRR और प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग ऑब्लिगेशन और SLR के ऑब्लिगेशन ही नहीं है। तो अगर ये ऑब्लिगेशन और ये क्राइटेरिया नहीं है तो डेफिनेटली मर्जर जो है वो प्रॉब्ली प्रॉब्लमैटिक हो सकता है, क्योंकि अगर एक बैंकिंग और नॉन बैंकिंग कंपनी मर्ज कर रही है तो कई सारे इशूज जनरेट, उसी को लेकर के रिलैक्सेशन की डिमांड करी थी HDFC ने। और ऐसा कहा जा रहा था कि NCLT के अप्रूवल के बाद प्रोबेबली RBI जो है वो इस रिलैक्सेशन को फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इस मर्जर को ग्रांट कर सकता है। तो अगर ये मर्जर में ये रिलैक्सेशन ग्रांट हो जाता है तो डेफिनेटली ये मर्जर जो है वो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा और जो भी SLR, CRR और PSL की रिक्वायरमेंट है यहाँ के आने वाले टाइम में ये ग्रुप पूरा कर देगा, ऐसा इस ग्रुप HDFC का कहना है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। इफ यू वांट लेक्चर PDF यू कैन ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम चैनल। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।